एक लड़की पुलिस कंट्रोल रूम 112 को फ़ोन करती है। जैसे ही फ़ोन लगता है उधर से आवाज़ आती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। ये लड़की ने कहा कि दरअसल मैं भोजपुर ज़िले के एक शहर लगता है आरा, और आरा के ही एक बहुत ही व्यस्तम इलाका है जिसका नाम है गोपाल चौक, उसके तनिष्क शोरूम से बात कर रही हूँ। धीरे से बात कर रही थी, मैडम यहाँ पर 6-7 बदमाश अंदर घुस आए हैं और वो लूटपाट कर रहे हैं, आप जितनी जल्दी हो सके पुलिस को भेज दीजिए। जैसे ही उधर ये आवाज़ पहुंचती है, उन्होंने कुछ जानकारी और जुटाने की कोशिश की। लड़की ने धीरे से सारी जानकारी आराम से शेयर कर दी। उधर से मैसेज ये दिया जाता है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जितनी जल्दी हो सकता है पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी। अब जैसे ही फ़ोन कटता है उसके बाद वो लड़की इत्मीनान से हो जाती है कि पुलिस के पास सूचना पहुंच चुकी है। दरअसल 10:28 पर बदमाश अंदर एंट्री करते हैं। उसके बाद फिर महज 1 मिनट बाद ही पुलिस के कंट्रोल रूम यानी कि 112 नंबर पर सूचना दे दी जाती है। इसके बाद फिर लड़की दोबारा फ़ोन करती है, तीसरी बार फ़ोन करती है, चौथी बार फ़ोन करती है। इसी तरह से वो लगातार 22 मिनट में 20 से 25 बार ट्राई करती है, लेकिन पुलिस नहीं पहुंचती। अक्सर जैसे फिल्मों में होता है कि बदमाश जाते हैं और पुलिस आती है। अब जब पुलिस आती है तब बदमाश 5 मिनट पहले जा चुके थे, और कुछ ही देर के बाद सोशल मीडिया पर सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज थी वो वायरल होनी शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि आज़ादी के बाद बिहार प्रदेश की ये सबसे बड़ी डकैती है, यानी कि 22 मिनट में लगभग 25 करोड़ रुपए के ज्वेलरी जेवरात, चाहे वो सोने के हो, चाहे वो चांदी के हों, चाहे वो हीरे के हों, लुट चुके थे, जा चुके थे। अब जहां देखो वहां पर इसी बात की चर्चा हो रही थी। बड़ी बात यह थी कि जो बदमाश आए थे उनमें से 4 बदमाशों के चेहरे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। 2 बदमाश ऐसे थे, एक ने मास्क लगाया हुआ था और एक ने हेलमेट सहित मास्क लगाया हुआ था। आखिरकार ये घटना, इतनी बड़ी घटना कैसे हो जाती है? पूरे प्रदेश भर में इस बात पर हड़कंप मच जाता है, पूरे देश भर में इस बात पर चर्चा शुरू हो जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पुलिस ने 6 बदमाशों में से 2 का एनकाउंटर भी कर दिया। क्या मामला है ये समझते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का ज़िला है भोजपुर, और भोजपुर जिले के ही एक शहर लगता है आरा। आरा का ही एक बहुत व्यस्त इलाका है, नाम है गोपाल चौक। बात कर रहा हूँ 10 मार्च 2025 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास। टाटा के अधिकृत एक शोरूम जो कि तनिष्क शोरूम, जो कि बड़े बड़े शहरों में खुला हुआ होता है, 10 बजे शोरूम खुलता है। लगभग 25 कर्मचारी अपने निर्धारित समय पर यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और लगभग 15 मिनट तक इस शोरूम में जो साफ़ सफाई थी, व्यवस्थाएं थी, चाक चौबंद कर दी जाती हैं। उसके बाद फिर पूजा पाठ शुरू हो जाती है। पूजा पाठ करके हटे ही थे कि 10:20 के आसपास अब ये समय था। अब जितने भी ये कर्मचारी हैं, जितने भी लोग यहाँ पर शोरूम के अंदर काम करते हैं, सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनका भगवान यानी कि कस्टमर आएंगे। उसके बाद वो अपने अपने कस्टमर को डील करेंगे, उन्हें सामान बेचेंगे, वहाँ से पैसा आएगा। इस तरह की जो दुआएं की गई थी, जो प्रार्थना की गई थी, अब प्रार्थना के हिसाब से चल रहे थे। 10:28 के आसपास का वाक़या था। 4 युवा जिनकी उम्र लगभग 25 साल से कम ही रही होगी, वो एक साथ जब इस शोरूम के अंदर आने लगे तभी गार्ड ने रोक लिया। गार्ड यानी कि मनोज ठाकुर रोकते हुए कहता कि भैया बाबू रुको, 4 एक साथ नहीं जा सकते, यहाँ पर नियम है, कोई बुरके में नहीं जा सकता, कोई भी एक साथ 4 व्यक्ति नहीं जा सकते, भीड़ में नहीं जा सकते, आप सिर्फ 2 जा सकते हैं बाबू, 2 आराम से चले जाओ, बाकी 2 बाद में निकल जाना। जैसे ही आदेश हुआ था वैसे ही उन युवाओं ने कहा कि ठीक है बाबा, आप परेशान क्यों होते हैं, हम 2 चले जाते हैं। 2 अंदर चले जाते हैं, उसके बाद फिर 2 जाते हैं, उसके बाद फिर 2 और आते हैं। उनके चेहरे पर मास्क लगे हुए थे, एक ने हेलमेट भी पहना हुआ था। अब इसी बीच में वो जो गार्ड था मनोज ठाकुर, वो समझ ही नहीं पाया कि अंदर कुछ जो गए हैं वो दरअसल ग्राहक नहीं, दरअसल वो कस्टमर नहीं, बल्कि बदमाश हैं और यहाँ डकैती डालने के लिए आए हैं। इसी बीच में एक व्यक्ति आता है, उन छठवां जो आता है, सबसे आखिर में जो आता है, उसने इस मनोज ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाला, उसको पकड़ा, उसको उसकी कनपट्टी पे एक पिस्टल लगाया और उससे कहा कि हिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। वो अपनी जो राइफल है, इस राइफल को मेरे हाथ में दे दो, नहीं तो फिर चोट खा जाओगे, मार खा जाओगे। अब एक हाथ से पिस्टल, दूसरे हाथ से बंदूक पकड़ी हुई थी। उसके बाद उसको घसीटते हुए अंदर लेके जाता है। अंदर का भी दृश्य कुछ अलग ही था। अंदर आवाज़ लगाई जाती है, जैसे कि फिल्म में अक्सर होता है कि हम किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम यहाँ अपना काम करने के लिए आए हैं, हमारे बीच में जो भी रुकावट पैदा करेगा उसको नुकसान हो सकता है, इसलिए सब के सब उस कोने में खड़े हो जाओ। सबको आदेश दिया जाता है, एक कोने में खड़े हो जाते हैं। एक रिटेल ऑफिसर होता है, वो काउंटर के पीछे जैसे ही छुपता है, एक बदमाश की नज़र पड़ जाती है, और नज़र जैसी पड़ती है वो उसके पास जाता है। एक के बाद एक 3-4 थप्पड़ उसको ज़ोर ज़ोर से मारे जाते हैं। कहा जाता है कि जब सबको ये आदेश दिया गया है तो तुम्हें क्या आदेश अलग से दिया जाएगा।
खड़े हो जाओ। इसी बीच में जैसे ही उसने उसकी तरफ को पिस्टल तानने की कोशिश की, तब पीछे से आवाज़ आती है, मारना किसी को नहीं है, गोली बिल्कुल नहीं चलानी है। अब सब लोग यहाँ एकदम डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इसी बीच में जो सबसे अंतिम में आ रहा था, उसने उस गार्ड को भी अंदर पहुँचाया बाकी सब लोगों के पास, और जो ग्राउंड फ्लोर था और फर्स्ट फ्लोर था, वहाँ से सबको इकट्ठा किया। लगभग 25 कर्मचारी थे, सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया। कुछ लोगों को आदेश दिया गया था, जैसे अलग अलग टीम बन गई थी, उसने आदेश दिया गया था कि अपने घुटनों के बल खड़े हो जाओ और साथ ही अपने हाथों को ऊपर कर लो। किसी ने भी कोई चालाकी, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो नुकसान हो जाएगा। इस तरह की बातें थीं। सबके मोबाइल थे, मोबाइल ले लिए जाते हैं। अब सब लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। ये बदमाश जो थे, उन 6 बदमाशों में से 2 के चेहरे यानी कि सिर्फ मास्क से ढके हुए थे, बाकी 4 बदमाशों के चेहरे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। उन्हें किसी बात का न डर था, न किसी बात का खौफ था, उन्हें न भविष्य की कोई चिंता थी। उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सामने सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं और कैमरे में उनकी शक्ल, उनकी सूरत, उनके हाव भाव, उनकी जो ये एक्टिविटी है, सब कुछ कैद हो रही है। उन्हें कोई डर नहीं था। इसी बीच में मौका पाती एक सेल्स पर्सन होती है, नाम उसका सिमरन होता है। सिमरन ने इन 25 कर्मचारियों में से जो भी था, उनको सबको ओझल करते हुए, जो भी 6 बदमाश थे उनको भी ओझल करते हुए चुपचाप जाकर एक जगह खड़ी हो जाती है। बस उसके पास उसका मोबाइल था, बाकी सब इतने कर्मचारी डरे थे, सहमे थे। इसी बीच में मौका पाती है और इन बदमाशों के अंदर प्रवेश, यानी कि शोरूम के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं, ठीक 1 मिनट के बाद उसने 112 यानी कि कंट्रोल रूम को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद कहा कि मैं फला जगह से बात कर रही हूँ, हमारे शोरूम के अंदर 5-6 बदमाश, ये 6-7 बदमाश घुस आए हैं, जितनी जल्दी हो सके मदद कर दीजिए, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ी वारदात हो सकती है। कंट्रोल रूम को सूचना जाती है। सूचना जाने के बाद कंट्रोल रूम कहता है, बिल्कुल परेशान मत होइए, पुलिस थोड़ी देर में आपके पास पहुँच जाएगी, आप चिंता मत करें। लेकिन चिंता करने वाली बात थी, अगले 22 मिनट तक वो बदमाश उसके अंदर रहते हैं और वो लड़की यानी कि सिमरन लगातार एक के बाद एक कॉल कर रही है, फिर कॉल, इस तरह से करते करते उसने 20 से 25 बार पुलिस को ट्राई किया। लेकिन पुलिस पता नहीं कहाँ सोई हुई थी, या फिर वो समझ नहीं पा रहे थे कि किस शोरूम की बात कर रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे थे कि बिहार प्रदेश के जिला भोजपुर का जो शहर है आरा, उसका जो सबसे व्यस्तम इलाका है गोपाल चौक, वहाँ की बात कर रहे हैं। पुलिस ने कहाँ कहाँ घूम रही थी। बदमाश 22 मिनट तक यानी कि 10:28 पर प्रवेश करते हैं और 10:50 पर यहाँ से निकल जाते हैं। 10:55 के आसपास की बात है। पुलिस सायरन बजाते हुए, हॉर्न बजाते हुए, जैसे कि फिल्म में होता है, इस तरह से सायरन बज रहा था। भीड़ इकट्ठी हो जाती है और जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तब बाहर वालों को ये पता चलता है कि इसके अंदर अभी डकैती डली थी, 6 बदमाश आए थे। अब यहाँ से वो अपना काम करके चुपचाप सोने, चांदी और हीरे के जो आभूषण थे, ज्वेलरी थी, वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। अब निकलने के बाद जैसे पुलिस आती है, इसके शोरूम वाले के पास पहुंचते हैं, मीडिया भी आ जाती है, पुलिस भी आ जाती है, एएसपी, एसएसपी, सब अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी आ जाते हैं। पूरे प्रदेश में इसमें हड़कंप मच जाता है। और ये खबर सीसीटीवी जब फुटेज वायरल होती है तो पूरे देश भर में इस बात का पता चल जाता है कि ये बिहार में इतनी बड़ी यानी कि बड़ी डकैती पड़ी है। अब इसमें पूछा जाता है कि लगभग कितना सामान गया होगा, तो जिसके शोरूम के मैनेजर होते हैं वो कहते हैं लगभग 25 करोड़ रुपए के सोने, चांदी और हीरे के जेवरात लूटे जा चुके हैं। बदमाश ने साथ लेके चले गए हैं। लगभग 50,000 रुपये की नकदी भी ले गए हैं। अब एसपी राज हो या फिर एएसपी परिचय कुमार, ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। तुरंत ही शोरूम के जो मैनेजर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनसे फुटेज ली जाती है, उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है और साथ ही जिले की पुलिस को ये मैसेज दिया जाता है, कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके अब नाकाबंदी शुरू कर दीजिए, हर वाहन की चेकिंग कीजिए, जो भी वाहन निकल रहे हैं। लेकिन जब पुलिस यहाँ से जब पड़ताल करती है, जांच करती है, लोगों से पूछताछ करती है कि यहाँ से कुछ लोग निकले थे, तो शोरूम से लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक जगह है टमटम पड़ाव पर तीनों बदमाशों ने अपनी अपनी बाइकों को रोका था और 20 मीटर वो पैदल चलकर आए थे शोरूम तक। पुलिस ने अब कहा कि बदमाश बाइकों पर हैं और उनकी कद-काठी कुछ इस तरह की है, साथ ही 25 साल से सबकी उम्र कम है। पूरे ज़िले में जगह जगह नाकाबंदी कर दी जाती है। नाकाबंदी करके यहाँ से आरा से लगभग, जो आरा शहर जहाँ पर घटना होती है उससे 20 किलोमीटर दूर एक बड़हरा प्रखंड लगता है और बड़हरा प्रखंड के पास एक बबुरा एक जगह है, वहाँ पर एक छोटा पुल है। वो छोटे पुल के पास जो बाइकों पर तीन बाइक थी, 6 बदमाश थे, वही बदमाश थे। अब यहाँ पर पुलिस की गश्त हो रही थी तो पुलिस को देखते ही एक बाइक पर जो बदमाश थे वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। उनको लग रहा था कि शायद इन्होंने हमें पहचान लिया है। अब इसी बीच में उन बदमाशों ने यहाँ से भागने की जैसी कोशिश की है, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस ने कहा आप रुक जाओ, नहीं तो फिर हमें मजबूरन होकर गोली चलानी पड़ेगी। वो सुन नहीं पा रहे थे और पुलिस ने जब गोली चलाना शुरू किया है तो पुलिस ने पहले गोली नहीं चलाई, बल्कि बदमाश ने, बताया जाता है कि बदमाशों ने एक के बाद एक 12 राउंड गोली चला दी। फिर पुलिस को अपनी जान बचानी भारी पड़ जाती है, लेकिन पुलिस उनके
पीछे जब पड़ जाती है तो वो इतने होपलेस हो जाते हैं कि पुलिस की गोली का शिकार हो जाते हैं। दोनों बदमाशों को गोली लग जाती है और देखते ही देखते बदमाश आखिरकार पकड़े जाते हैं। और उन्हें जो पकड़े गए बदमाश थे, उन बदमाशों में एक सारण जिले का एक जगह लगती है दिगवारा, वहाँ का रहने वाला विशाल गुप्ता होता है। एक बदमाश जिसका नाम कुणाल होता है, जो कि जिला वैशाली के सोनपुर सैमरा का रहने वाला होता है। उन दोनों बदमाशों को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है उपचार के लिए, क्योंकि इन दोनों को गोली लगी हुई थी। और उनके पास से पुलिस को 2 पिस्तौल मिलती हैं, 10 कारतूस मिलते हैं। और जो यहाँ से डकैती डाल के ये अपने लेके गए थे, तो उनके पास से 2 बैग मिल जाते हैं। और बैगों को उन्होंने जब देखा तो उसके अंदर जो डकैती का आभूषण थे वो मिल जाते हैं। अब इन पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो चारों ओर बदमाशों की तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, ऐसा बताया जाता है कि भारत की आज़ादी के बाद बिहार प्रदेश में ये सबसे बड़ी इस तरह की डकैती डाली गई है, वो भी दिन दहाड़े। दिन निकलते ही लोग बाज़ारों में घूम रहे थे और वो बदमाश पूरी बदमाशी तैयारी करने के बाद आते हैं। सबके हाथों में हथियार थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी के चेहरे ढके हुए नहीं थे। उन्हें बिल्कुल कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। उन्हें लग रहा था कि हम जाएंगे, आराम से सब कुछ करके निकल जाएंगे, पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस ने थोड़ी तत्परता दिखाई। 6 में से 4 बदमाश तो भाग जाते हैं, लेकिन 2 पकड़े जाते हैं। और ये पता चलता है कि सारे के सारे जितने बदमाश होते हैं, जिनकी उम्र 25 साल से कम होती है, और साल 2024 यानी कि पिछले साल की बात है, तनिष्क के ही शोरूम पर ये जुलाई 2024 में 3 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास के आभूषण डकैती डाली गई थी इसी तरह से। और पटना के पास एक ककड़ बाग लगता है, वहाँ पर भी कंकड़ बाग में भी इसी तनिष्क के शोरूम से ही डकैती डाली जाती है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इस घटना ने पूरे प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर 112 नंबर पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। जब मीडिया वालों ने इस लड़की यानी कि सिमरन से बातचीत की तो सिमरन ने एक ही बात ही कह रही थी कि उसने अपनी जान पर खेलकर वहाँ से तो वो अलग जाती है और 20-25 बार ट्राई कर रही थी। पुलिस अगर वक्त पर आ जाती, क्योंकि बदमाशों के आने की 1 मिनट के बाद ही पुलिस के पास सूचना पहुँच चुकी थी, अगर पुलिस मौके पर आती तो सारे के सारे बदमाश उस शोरूम के अंदर ही पकड़े जाते। और इस घटना को जो अंजाम देके वो चले गए, इस तरह की घटना कतई नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और अक्सर ये कहा जाता है, बताया जाता है कि जब पुलिस कंट्रोल रूम यानी कि 112 नंबर पर फ़ोन किया जाता है, चाहे वो बिहार प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या अलग अलग ज़िले हों, तो जो जहाँ पर वो फ़ोन पहुँचता है, वो फ़ोन सुनने वाला वो समझ नहीं पाता कि लोकेशन क्या है, कहाँ पर पुलिस को पहुँचाना है। पुलिस भले ही आसपास की हो और वो 5 मिनट में पहुँच जाए, ऐसा अक्सर होता है कि पुलिस सूचना मिलने के 5 मिनट या 7 मिनट के बाद पहुंच जाती है, लेकिन जो पहला फ़ोन जहां पर पहुंचता है, वो जो फ़ोन सुनने वाला होता है, वो शायद वो सही से समझ नहीं पाता कि वो जगह कौन सी है, लोकेशन क्या है, कहाँ कैसे पहुंचना है। और यही कारण है कि कई बार पुलिस चाहकर भी जल्दी नहीं पहुंच पाती। इसलिए पुलिस को उस लेवल पर सुधार करने की ज़रूरत है जो सबसे पहले फ़ोन सुनता है, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की ईजाद करने की ज़रूरत है जैसे ही जो व्यक्ति फ़ोन करता है तुरंत उसकी लोकेशन उस संबंधित पुलिस थाने तक पहुंच जाए। उसके बाद फिर पुलिस लोकेशन के आधार पर तुरंत तत्काल प्रभाव से पहुंच सकती है और बड़ी से बड़ी आपराधिक वारदात को रोका जा सकता है। जाते जाते राजस्थान के रहने वाले अरसान खान हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें चंडीगढ़ के सुरजीत सिंह हैं, नीतू गुप्ता हैं, सैयद शमीम, हैदराबाद से रितु हैं, कुवैत से अकरम हुसैन, सऊदी अरब से अजरुद्दीन खान, उत्तर प्रदेश से धीरेन्द्र पटेल, बीकानेर से धीरज प्रजापति, मिर्ज़ापुर से बीनू सरोज, प्रतापगढ़ से बाबू चंद, फतेहाबाद से पवन स्वामी, सोनभद्र से विजय शंकर, अरुण कुमार, कौशल बिश्नोई मुरादाबाद से, निगम कुमार, मोहम्मद राशिद रजा, सुरेश कुमार यादव अमेठी से, फैज़ाबाद से सुशील कुमार, जयपुर से विष्णु कुमार प्रजापति, मुजफ्फरपुर से मोहम्मद शाहिद, राजस्थान से दिनेश कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।